जो उनके महान भाव को प्रस्तुत करना चाहते हैं उनको आमंत्रित कर लें। जी जी, बहुत बहुत साधुवाद सर। पहले तो प्रमोद दुबे जी को बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे कराने के लिए। और जैसे कि हमारी व्यवस्था है योग में जितने लोग जुड़े हैं कि जब कभी कोई हमारा भाई मुख्य अतिथि के रूप में या योग शिक्षक के रूप में किसी कारण से, तकनीकी कारणों से या अन्य कोई अपरिहार्य कारण नहीं जुड़ पाते हैं तो व्यवस्था कहीं ना कहीं से हो जाती है। इसी तरह से आज हमारे प्रदीप राज वर्मा जी नहीं जुड़ पा रहे हैं तो उनकी जगह पीताम्बरा मंदिर योग कक्षा के जो हमारे योग साधक योग शिक्षक भी हैं श्री खेमचंद विश्वकर्मा जी, आप लेक्चरर हैं इंग्लिश से छतरपुर जिले के महाराजपुर में और तहसील प्रभारी भी हैं आप। तो मैं उनको आमंत्रित करता हूँ इस योगाहार की कक्षा में कि वो आए और योगाहार पर, योग पर अपने विचार व्यक्त करने का कष्ट करें। आदरणीय विश्वकर्मा साहब। ओम ओम। मैं छतरपुर से माँ पीताम्बरा योग क्लास से खेमचंद विश्वकर्मा और हमारे योग शिक्षक जो हैं हीरालाल कुशवाहा जी, तो उनकी क्लास में मैं आता हूँ। आज मुख्य अतिथि के रूप में महानुभाव उपस्थित नहीं हैं, उनके स्थान पर मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूँ। मेरी ओर से सभी योग साधकों को प्रणाम। सभी लोग योग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से पूर्व जन्म में वो देव पुरुष रहे होंगे, देवात्मा रहे होंगे जो अपने जीवन को स्वस्थ रखने के लिए योग से जुड़े हुए हैं। योग के संबंध में जो अपने समाज में पढ़े लिखे लोग भी हैं, योग आयुर्वेद, उस पर पूरी तरह से विश्वास नहीं करते। ये दुखद बात है। शायद उनको इस विषय में पूरी तरह से जानकारी नहीं है, जबकि अपना जो योग आयुर्वेद है वो प्राचीन काल से, हजारों साल से पूरी तौर पर बिल्कुल प्रमाणित है। मतलब तो जैसे योग करने से निरोग होते हैं, इसके संबंध में कहा जाता है कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो हजारों साल जीवित रहते थे। इस विषय पर थोड़ा सा चर्चा करना चाहेंगे। योग क्यों अद्भुत है? देखने में बहुत सरल लगता है कि भाई योग क्रियाएं तो बहुत आसान हैं, परंतु जी अद्भुत क्यों है? योग करने में हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में भरती है और हमारे शरीर को ऑक्सीजन मिलती है। ऑक्सीजन लेना, योग ईश्वर से जुड़ना, तो जो ऑक्सीजन लेने का काम हमारा होता है, इसमें स्वामी जी आपको बताते हैं कि अधिक से अधिक ऑक्सीजन जब हमारे शरीर को मिल जाती है तो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं जिनसे हमारा शरीर बना है, प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिल जाती है तो वो कोशिकाएं स्वस्थ हो जाती हैं। विज्ञान की दृष्टि से जो हमारा शरीर है कोशिका से बना है और कई कोशिकाएं मिलकर के एक अंग बनाती हैं, कई अंग मिलकर के एक अंग तंत्र बनाती है। तो इन सभी को जब ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में मिलती है तो ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाती हैं। और
योग करने से जो हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनकी सभी कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। क्योंकि सामान्य तौर पर हम जो श्वास लेते हैं वो सामान्य कामों के हिसाब से लेते हैं, जिसमें पूरी तौर पर पूरे फेफड़े की कोशिकाएं सक्रिय नहीं हो पाती, पूरे पूरे फेफड़े फूल नहीं पाते। तो जो ऑक्सीजन ज़्यादा मात्रा में हम योग प्राणायाम के माध्यम से लेते हैं तो वो हमारे पूरे शरीर की कोशिकाओं को मिलती है और वो कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं और स्वस्थ हो जाती हैं। जैसा कि स्वामी जी बताते हैं कि वर्तमान में कैंसर की जो बीमारी है, जी हाँ कुछ कहना चाहते हैं? तो कैंसर कोशिकाएं जो हैं वो प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में होती है। वो कैंसर कोशिकाएं कैसे बनती हैं? जब कोशिकाओं को ऑक्सीजन पूरी मात्रा में नहीं मिलती है तो वो कोशिकाएं हम अपना काम ठीक प्रकार से नहीं कर पाती हैं। वो ऐसा व्यवहार करती हैं कि जिससे कोई अंग बढ़ने लगता है, किसी अंग की वृद्धि ज़्यादा होती है, कम होती है, तो वो कैंसर कोशिकाएं सभी के शरीर में पाई जाती हैं। और योग अद्भुत क्यों है, इसके लिए हमारे शास्त्रों में योग आयुर्वेद में तो लिखा ही हुआ है। वर्तमान में इजराइल देश ने एक रिसर्च की है जो आप लोगों ने पढ़ी होगी, पेपर पत्रिका में पढ़ी होगी। उन्होंने, डॉक्टरों की टीम ने इस पर शोध किया, ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी का मतलब है जब कोई मरीज होता है तो उसको ऑक्सीजन देते हैं, और योग में भी हम ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो ऑक्सीजन थेरेपी में उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में कुछ लोगों को लिया और उनको नियमित रूप से दिन में 3 घंटे ऑक्सीजन दी। उनको डॉक्टर्स ने 3 महीने तक उन्होंने दिन में 3 बार ऑक्सीजन दी, जिसको नाम दिया गया ऑक्सीजन थेरेपी। 3 महीने बाद जब उन्होंने उनका चेकअप करवाया तो उन्होंने पाया कि जो व्यक्ति 60 साल का है तो उसके जो अंग प्रत्यंग हैं शरीर के अंदर वो 30 साल के युवक जैसे स्वस्थ हो गए। तो ये इजराइल देश की रिसर्च है। मतलब 3 महीने ऑक्सीजन अधिक मात्रा में वो लेते हैं एक नियमित तौर पर, तो उससे उनकी उम्र आधी हो गई। तो ये प्रमाण वर्तमान में हमारे लिए है कि यदि हम योग करते हैं तो योग से सभी प्रकार की बीमारियां पूरी तरह से हम निरोग रह सकते हैं। और कैसे रह सकते हैं? हमारे जो अंग हैं जब काम करना बंद कर देते हैं तो हमारी जो उम्र है वो बुढ़ापे की पोजीशन आती है, हम बूढ़े होते हैं और बीमारियां हमें घेर लेती हैं, हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन थेरेपी और प्राणायाम, इसको द्वारा हम फिर से युवा हो सकते हैं। जैसा कि च्यवनप्राश बनाने वाले जो च्यवन ऋषि हैं उनके विषय में कहा जाता है कि उन्होंने च्यवनप्राश बनाया था क्योंकि वो बूढ़े थे। कोई राजा उनके वहाँ पहुँचते हैं तो वो जंगल में, तो राजा की वो मदद करते हैं। वो अपनी लड़की की शादी च्यवन ऋषि से करने का प्रस्ताव रखते हैं। तो च्यवन ऋषि कहते हैं कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, अब किस तरह से इनका निर्वाह होगा। तो राजा साहब कहते हैं कि नहीं, आपको तो ये करना पड़ेगा और हम आपको अपनी पुत्री देना चाहते हैं। तो च्यवन ऋषि ने कहा ठीक है भाई, हमें 3 महीने का आप समय दीजिए तो हम फिर आपको बताएंगे। तो 3 महीने उन्होंने साधना करके ये रसायन बनाया च्यवनप्राश। और च्यवनप्राश के बाद जब उनको यौवन वापस आ गया, योग प्राणायाम और आयुर्वेद से उनका यौवन वापस आ गया, फिर उन्होंने शादी की और अपना जीवन अच्छी तरह से बिताया। तो ये बहुत अद्भुत है। और वर्तमान समय में थोड़ा सा इस बात पर भी हम विचार कर सकते हैं कि
जो हमारी जीवन शैली है वो हमारी प्राचीन जो जीवन शैली थी उससे अंतर आ गया है। अंतर कैसे आ गया है? खान पान, रहन सहन, इस सभी में परिवर्तन आ गया है। वर्तमान में हमें हमारा खान पान ऐसा हो गया है, अभी पेपर में एक लेख निकला था जिसमें बताया गया कि जो हम गेहूं खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, वो वास्तव में हमारे भारतीय संस्कृति और हमारे वातावरण के हिसाब से, खान पान के हिसाब से ठीक नहीं है। हम दोनों टाइम गेहूं की रोटी खाते हैं, जिससे हमारे शरीर में बहुत से पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और बीपी, शुगर जैसी बीमारियां हो जाती हैं। जबकि प्राचीन काल में हमारे यहाँ मौसम के अनुसार खाद्य पैदा होते थे। जैसे खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, इस तरह के भोजन के लिए पैदा होते थे। रबी की फसल में चना हुआ, जवा हुआ, ये पैदा होते थे। तो हमारे यहाँ जो खान पान था, जवा और चना मिक्सचर मिला करके, जो बिर्रा की रोटी कहलाती है, वो खाई जाती थी समय समय पर। जैसे एक मौसम में 3-4 महीने हमने उसको खाया, ज्वार बाजरा, और उसके बाद फिर चावल का मौसम है तो उसमें चावल भी खाते हैं। परंतु वर्तमान में हम केवल गेहूं की रोटी खाते हैं, जिससे बहुत सी बीमारियां आ गई। तो उस लेख में ये स्पष्ट लिखा हुआ था। आदरणीय स्वामी रामदेव जी भी हमें बताते हैं कि मिलजुल करके रहो और मिला जुला खाइए, इससे आप स्वस्थ रहेंगे, हष्ट पुष्ट रहेंगे। ये बात बिल्कुल सही है। तो खान पान में हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए वर्तमान में, कि जो पैकेट बंद चीज़ें आती हैं बाज़ार में, उनको हम कम से कम प्रयोग करें और ज़्यादातर खड़ी चीज़ें लें, मतलब साबुत मात्रा में लेकर के। फिर जैसे अपन आटा बनाते रोटी के लिए तो सादा ले लें, तो उसको साफ करके के आटा बनवा लें। मसाला है तो खड़ा मसाला ले लें, पिसा हुआ, जहाँ तक हो सके ना प्रयोग करें। तेल वगैरह है जो बाज़ार में मिलते हैं वो मिलावटी मिलते हैं, उनसे भी बचें, अपन अपने निकलवा लें। तो इस तरह से यदि दिनचर्या हम रखते हैं तो हम स्वस्थ हो सकते हैं पूरी तरह से। वर्तमान में ये देखा गया है कि घुटनों का दर्द महिलाओं में, पुरुषों में 50-60 की उम्र में हो जाता है। तो ये जो हड्डियों का दर्द है, घुटनों का दर्द है, उसका मुख्य कारण तो कैल्शियम ही होता है। हमारी हड्डियों में पूरी मात्रा में कैल्शियम नहीं पहुंच पाता है और हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, टूटने लगती हैं, थोड़ी सी उसमें चुरचुरी हो जाती हैं हड्डियां। तो कैल्शियम पूरी मात्रा में मिले हमारे शरीर को तो हड्डियां मजबूत रहेंगी और दर्द भी नहीं होगा, खूब स्वस्थ रहेंगी। जब हम मोटा अनाज खाते थे तो इन सभी तत्वों की पूर्ति होती रहती थी और इस तरह की कोई बीमारियां नहीं होती थी। गांव में हम सब ने देखा है, बूढ़े लोग हैं, 70-80 साल के बूढ़े हैं, दौड़ कूद करके वो अपने खेत से जानवरों को भगा देते हैं लाठी लेकर के। जबकि यहाँ शहरों में हमारा खान पान, रहन सहन बहुत अच्छा है, उसके बावजूद भी कई प्रकार के दर्द रहते हैं। उसका कारण है खान पान हमारा ठीक नहीं होना। मैं अपने घर का उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरी पत्नी है तो उनको पैर में जो साइटिका तरह का जो दर्द होता है, खड़ी नहीं हो पाती थी, खाना बनाने में उनको समस्या होती थी, चलें तो चलने में उनको दिक्कत होती थी, बैठना पड़ता था। कभी मार्केट जाएं तो थोड़ी दूर बाद पर उनको बैठना पड़ता था, बहुत तकलीफ में थी। उन्होंने हमसे कहा कि भाई आप अपना हमारा ट्रीटमेंट करा दीजिए। हमने कहा ठीक है, आपका ट्रीटमेंट करा देते हैं।
कई जगह दिखाया, इलाहाबाद और झांसी, जबलपुर, इस तरह से। और अंत में फिर हमने उनसे कहा कि इसका इलाज देखिए दुनिया में कहीं नहीं है, सही इलाज लेना हो तो आयुर्वेद में इसका इलाज है। तो हमने आयुर्वेदिक जो हॉस्पिटल होता है वहाँ जा कर के हमने आयुर्वेद से उनका इलाज शुरू कराया। वो जो भी दवाई देते थे, काढ़ा देते थे, तेल देते थे, तो वो हमने उनको खिलाया पिलाया। और जब 2-3 महीने हो गए तो उनको थोड़ा बहुत आराम हुआ, 5%, 10%। तो हमने कहा ठीक है, डॉक्टर साहब से बताया, थोड़ा आराम है। डॉक्टर साहब ने और बदल कर दवाइयाँ देते रहे, और ये मान लीजिए कि 9 महीने 10 महीने में उनको 100% लाभ हो गया। ये आयुर्वेद की ताकत है। फिर हमने उनसे पूछा कि अब आपको विश्वास हुआ आयुर्वेद पे कि नहीं हुआ, और जब हमने आपका ट्रीटमेंट शुरू कराया था तो फिर आपको कितना विश्वास था। तो उन्होंने बताया कि उस समय तो हमें 1% भी विश्वास नहीं था आपके आयुर्वेद में, लेकिन जब आयुर्वेद से हमारा दर्द ठीक हो गया है तो फिर हमें अब पूर्ण विश्वास हो गया। तो इतनी ताकत है आयुर्वेद में। और स्वामी रामदेव जी तो यहाँ तक कि दुनिया की कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जो योग आयुर्वेद से ठीक ना की जा सके। ये बात बिल्कुल सच है। अब इसमें जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको आयुर्वेद की विषय में जानकारी करना बहुत ज़रूरी है। उसके विषय में जानकारी करें, और जो वैज्ञानिक तथ्य आयुर्वेद के विषय में स्वामी जी के द्वारा भी बुक्स निकाली गई हैं, और अन्य पुस्तकों से भी हम अध्ययन कर सकते हैं, स्वयं के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इतना अद्भुत है आयुर्वेद। और एक और उदाहरण धन्यवाद। धन्यवाद जी आदरणीय खेमचंद जी। आपने जी आत्मा योग की महिमा और आहार की महिमा दोनों आपने बताई। जी आत्मा आयुर्वेद का प्रभाव भी आपने बताया। जी क्योंकि आत्मा आपका बताने को तो सारा दिन लग जाएगा, उसकी महिमा पूरी नहीं हाँ कर हाँ जी पाएंगे, मुझे पता है। अनुभव आपने बताए, इससे सदन को जी आत्मा शिक्षा मिली। और यह बात सत्य है कि हम योग और आहार अपने जीवन में उतारेंगे तो हम जी हमेशा स्वस्थ रहेंगे। आपने अपने घर की घटना भी बताई। इस प्रकार से इसी का नाम योग आहार नाम दिया गया है कि योग के साथ हम आहार जी अच्छा सर रखें। धन्यवाद आपका, और हाँ आदरणीय हीरालाल जी का धन्यवाद कि उन्होंने आज हमारे चीफ गेस्ट के रूप में आपको प्रस्तुत किया। समय का एक अभाव है, और मैं, जैसा जी कि हम सबको पता है कि हमारे आदरणीय पवन कुमार जी विदेश थाईलैंड से शायद लौट आए हैं या वहीं पे हैं, परंतु वह जी उनका क्या चल रहा है और हम सबको जी उनका मार्गदर्शन की भी ज़रूरत है। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं आदरणीय पवन कुमार जी को कि वो आएँ और सदन को संबोधित करने का कष्ट करें। जी हाँ, प्रणाम भाई। जी जी, नमस्कार ओम। और आज के हमारे मुख्य अतिथि और योग शिक्षक, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है कि इस स्वैच्छिक योगाहार कार्यक्रम में आप लोगों ने अपना योगदान दिया और बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, सिखाई। और मैं आज सवेरे ही वापस लौटा हूँ, और बहुत सारे अनुभव रहे हैं, बहुत अच्छे अनुभव भी रहे हैं, और जिसकी समय समय पर फोटो भी और स्टेटस में भी आपने अपडेट्स देखे होंगे। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि जो यात्रा है बहुत ही संक्षेप में बताते हुए कि जब हम एयरपोर्ट में जब हम लौटे, जब वहां से कल देखा, वहाँ एयरपोर्ट में एक बड़ा अद्भुत सा दृश्य है। अद्भुत सा इसलिए है क्योंकि वो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ। अद्भुत इसलिए है क्योंकि बहुत जगह पर वो चीज नहीं दिखती है। वह दृश्य था समुद्र मंथन। वह दृश्य बहुत ही शानदार और बहुत ही बड़ी, वहां पर अंदर घुसते ही एक बनी हुई है बहुत सुंदर तरीके से, जिसमें शंख भी है, उसमें से पानी भी निकल रहा है, ऊपर से शेषनाग भी दिख रहे हैं, असुर भी दिख रहे हैं, देवता भी दिख रहे हैं। तो ये समुद्र मंथन में एक बड़ी सी लगभग 50 फुट 160 फीट लंबी अ, साक्षात रूप में इसके दर्शन दिख रहे हैं। तो एक तो ये चीज सामने देख करके दिल बहुत खुश भी हुआ कि इस प्रकार से
दूसरे देश में, वहाँ के जो सबसे प्रमुख एयरपोर्ट है जहाँ पर हजारों लाखों लोग आते हैं हर साल, वहाँ पर इस तरह का वर्णन किया गया। इसी प्रकार से जब मैं पहुंचा और उसकी फोटो भी मैंने भेजी, तो वहाँ पर जो एक बाहर से ही ब्रह्मा विष्णु महेश और नटराज की तो बहुत ही बड़ी सी मूर्ति वहां पर लगी हुई, तांडव नृत्य करते हुए, और साथ में हमारे गणेश जी की भी वहां पर फोटो लगी, फोटो और उनकी बड़ी सी आदमकद मूर्ति भी। और जहाँ पर भी लोग आ करके जो भी करते थे अपनी प्रार्थना करके वहां से जाते भी थे। ये होटल के बिल्कुल बाहर की स्थिति। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी सनातन संस्कृति है, धर्म कह देंगे, जो भी कह देंगे, ये तो पूरे विश्व का एक हमारी धरोहर है। विशेष रूप से जब हम जम्बू द्वीप के बारे में बातचीत करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें जम्बू द्वीप की बात करते हैं, तो इसी पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को शायद जम्बू द्वीप कहा गया है। और इसमें भारत की जो संस्कृति है वो सब जगह फैली। केवल मुझे लगता है कि और इस तरह के कई सारे और जगह पर भी ऐसे देखने को मिले और ऐसे लोगों को करने पड़ा। हालांकि प्रमुख धर्म का अगर कहते हैं तो वहाँ बुद्धिज्म है, बौद्ध धर्म को ज्यादा माना जाता है। और बाकी हिंदू धर्म के हिसाब से मुझे लगता है कि लोग भूल गए अपनी संस्कृति। इतनी कई वर्षों, कई सैकड़ों सालों से ये जो कई सारा मतलब बिखराव रहा और यहाँ से विभाजन हुआ, और तो उसकी वजह से वहाँ लोग भूल गए और उस तरह से इसको नहीं मानते हैं। हालांकि उनका जो डीएनए है, उनका जो कल्चर है, उनका जो ओरिजिन है, वो सब एक ही है। हम सबका ओरिजिन एक ही है और यही सूत्र हम सबको बांधता भी है। और इस तरह से हम जब वहाँ पर उनके कल्चर को देखते हैं और लोगों को देखते हैं कि वो किस प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में काफी कुछ अंतर है। जहाँ एक तरफ बैंकॉक शहर बहुत ही विकसित कहा जा सकता है और बिल्कुल दौड़ भाग की जिंदगी है, जो कि शायद किसी भी बड़े शहर में हो। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जब जाने का मौका मिला एक दिन के लिए करीब 150 किलोमीटर दूर, तो वहाँ की स्थिति को भी देखते हुए एक समझ में आया कि वहाँ पर किस प्रकार से लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दो दो घरों पर हम गए। तो घर जो कि हमारे जैसे ट्रेनर फार्मर है, वैसे ही वहां पर उन्होंने उनको सॉइल डॉक्टर कहा है। तो इसी तरह से दो ट्रेनर फार्मर और दोनों महिलाएं उनके साथ मिलते हुए बातचीत करते हुए उनके जो फार्म है उसको विजिट किया, उसको उनको देखिए उनका खेती किस प्रकार से की जा रही है। ज्यादातर सब लोग ये जो किसान हैं ये जैविक खेती पर ही ज्यादा केंद्रित है। और जो उन्होंने बताया कि उनकी मिट्टी में अंतर आया है पिछले कई वर्षों से जब वो जैविक खेती कर रहे हैं। तो बिल्कुल पथरीली जमीन थी, लेकिन धीरे धीरे ऑर्गेनिक मैटर और बाकी सब चीजों को करते हुए उन्होंने अपने आप को बहुत अच्छा तरीके से कर लिया और अपने जीवन से संतुष्ट हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं है शहर के मुकाबले, लेकिन हमें संतोष है, हम इस काम में खुश हैं, हमें इस काम से संतोष मिल रहा है। और यही भाव हमारे भारत के भी जो किसान हैं जो जैविक खेती कर रहे हैं उनके मन में भी यही भाव। तो ये दोनों चीजें हमें एक दूसरे से जोड़ रही, हमारी संस्कृति भी जोड़ रही है और हमारे भाव भी जोड़ रहे हैं, विशेष रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले जैविक किसान हैं। और इन जैविक किसानों के साथ मैंने दूसरे दिन या तीसरे दिन जब हमने इंटरेक्शन कराया था, ऑनलाइन वेबिनार कराया था, और हमारे दो साथी शरद वर्मा जी और रामकृष्ण रघुवंशी जी ने भी अपने अनुभव बांटे। तो मुझे लगा कि ये कार्य बड़ा अच्छा है और इस तरह से हम बाकी न केवल थाईलैंड के बल्कि आसपास के जो अन्य क्षेत्रीय प्रतिनिधि आए थे, जिसमें वियतनाम था, जिसमें लाओस था, जिसमें कंबोडिया था, जिसमें म्यांमार है। तो इस तरह के जो तुरंत मतलब उसके आसपास के जो क्षेत्र में रहने वाले जितने भी इस तरह के जैविक किसान हैं, इनको भी हम साथ जोड़ते हुए, केवल एक ही एक कमी है कि हमें भाषा का जरा सी उतना ज्ञान नहीं है, लेकिन बातचीत करने पर यह संभावनाओं को हम आगे तलाश रहे हैं कि कैसे इस दूरी को कम कर सकते हैं और कम से कम एक किसान का संवाद दूसरे किसान से हो, जैविक खेती के बारे में हो, अपने विचारों का भी आदान प्रदान जितना भी हम कर सकते हैं उसको करने के लिए हो।
और साथ ही इस योगाहार कार्यक्रम के बारे में भी बताने का मौका मिला, क्योंकि भाषा में तो अंतर है, क्योंकि वहां पर जब बातचीत करते हैं तो बड़े धीरे धीरे, बड़े ध्यान पूर्वक सुनते हुए कि वो क्या कह रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, क्या टोन है। तो कई बार शब्दों को का भी इधर उधर हेर फेर हो जाता है, तो बड़े ध्यान पूर्वक उनसे बातचीत करने की जरूरत पड़ती है और समझना पड़ता है कि वो क्या बोल रहे हैं और हमें उसके मतलब उसके रिस्पॉन्स में क्या बोलने की जरूरत है। तो ऐसा जब हमारा इंटरेक्शन हुआ, मुझे लगता है कि दोनों दोनों लोगों के लिए वहाँ जो उपस्थित जितने भी प्रतिभागी थे इस ऑनलाइन वेबिनार में, और हमारे देश के भी जो किसान थे और जो हमारी टीम थी, उनको भी एक अच्छा लगा होगा, और मुझे लगता है कि एक उत्साह जरूर भरा होगा कि ये संभावनाओं को भी हम देखें। वो ये संभावनाओं को हम तलाश रहे हैं, इसको देखने का प्रयास कर रहे हैं। इस योगाहार कार्यक्रम के बारे में भी फिर मैंने जो वहाँ के आयोजक थे उनके साथ मिल करके उनको बताया, और जब हमारा वेबिनार हुआ था उसके बाद लंच का ब्रेक हो गया था, तो लंच के ब्रेक के तुरंत बाद मुझसे कहा गया कि इसके बारे में भी बता दें, तो कोई लिंक वगैरह भेजने का कोई मौका नहीं था। और तो इस तरह से फिर हमने बताया अपना योगाहार कार्यक्रम के बारे में, बताया कैसे हमारे 500 दिन हो गए हैं, कैसे हम 525वां दिन करने वाले हैं, और एक वहाँ के जो जितने भी प्रतिनिधि आए थे उनको भी एक नई जानकारी मिली कि इस तरह से भी हम जुड़ सकते हैं और इस तरह से भी काम कर सकते हैं, और एक दूसरे के साथ हम, एक दूसरे देशों के साथ मिलकर के हम कार्य कर सकते हैं। हालांकि भाषा की समस्या अभी भी है, लेकिन लोगों के मन में उत्साह है, इच्छा है कि वह भी इस तरह से जुड़े और अपने क्षेत्र में अपने जो किसान हैं उनको भी अपने साथ जोड़ें। तो इस तरह के हमारे जो ये अनुभव का आदान प्रदान रहा, और इसमें जो विभिन्न देश के जो साथी थे उनके साथ थोड़ी सी दोस्ती भी हुई, थोड़ा सा उनके साथ बातचीत भी हुई है, और हो सकता है कि आने वाले समय पर हम इस तरह के कार्य को और विस्तारीकरण करने का बात करें। और जो हमारा योग का कार्यक्रम है उसके लिए भी अगर ऐसी संभावना बनती है तो हमें एक दिन जब ऐसा मौका मिलेगा तो ऐसे योग शिक्षक को ढूंढना पड़ेगा जो अंग्रेजी में बोल करके उनको योग करवा लेंगे। तो उससे भी बहुत सारे लोग इसमें धीरे धीरे जुड़ेंगे, क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए लोग पहले उसको समझने कोशिश करते हैं, पहले समझे और उनको समझ में आता है तो उसके बाद वो कदम उठाते हैं। और पहला कदम उठाने में कई बार परेशानी भी होती है, मुश्किल भी होती है, तो उस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि हम सब लोग मिलकर के इस तरह का एक उत्साह उत्साह और उमंग के साथ इस कार्यक्रम को जिस प्रकार से अभी तक के हम लोग कर रहे हैं, उसी उमंग के साथ हमारे दूसरे देश के भी हमारे साथी आगे आएंगे और उसमें सम्मिलित होंगे। हो सकता है कि अपने देश में वो अगर ट्रेन हो जाते हैं तो अपने देश में अपने हिसाब से अपनी भाषा में इस तरह के चीज़ों को, इस तरह के जो हम योगाहार की बात करते हैं रोज, उस पर रोज वो अपने देश में भी शुरुआत करें। देखते हैं इसकी प्रगति कैसे होती है। लेकिन कुल मिलाकर के बहुत सारे साथी और बहुत सारे लोगों के साथ जब मुलाकात हुई और यह भी देखा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में वैसे तो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफी अच्छा बन गया है, लेकिन फिर भी जो सामान है उसमें और बाजार में मतलब शहर में, मेन शहर में काफी अंतर है। 2 गुना 3 गुना 4 गुना अंतर है जो उत्पाद है वहां पर। तो इस तरह से भी वो जो समस्या है कि हमें दाम मिल रहे हैं। और मैंने ये भी देखा कि शहर में जब मैं गया तो मैं पहले दिन आकर के मैंने एक मॉल में गया और देखा मैंने, वहाँ सब कुछ पैक्ड, खाना जो भी है सब कुछ पैक्ड है, खुला तो कुछ भी नहीं है। प्याज के 2 टुकड़े भी हैं वो भी पैक करके रखे हुए हैं और काफी महंगा भी। तो और बाकी जो फ्रिज में और बाकी सब चीजों में जो ऐसा रखा रहता है किसी मॉल में, उस तरह का भी देख करके मुझे लगा यहाँ तो खाने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन जब खाने के लिए देखने के लिए शुरुआत की और पता लगा कि उसमें से तो 90% जो चीजें हैं वो सब नॉन वेजिटेरियन, 90 बल्कि 95-99%। तो कुल मिलाकर के जब खाने की इच्छा हुई और वेजिटेरियन खाने की इच्छा हुई तो फल और के अलावा और कुछ नहीं था। हाँ, ब्रेड मुझे जरूर मिल गई है, एक छोटी सी ब्रेड मिली और उसके साथ जो है
फिर मुझे धीरे धीरे ये समझ में आया कि उसके साथ क्या खाना चाहिए। तो ये पता लगा कि वहाँ पर टोफू बहुत खाते हैं, सोयाबीन से बनता है टोफू, जो पनीर जिसको कहते हैं। तो वहाँ टोफू वेजिटेरियन है चीज जो मिलती है, और दूसरी है आपकी मशरूम। तो ये मशरूम मैंने लिया और उसको खाया, उसका आनंद लिया। दिन भर भी जो भोजन हमें मिला उस पर भी मैंने अनुरोध किया था कि मुझे वेजिटेरियन खाना मिले। तो उसमें मुझे रोज टोफू और सोयाबीन ये आपका मशरूम खाने का अवसर मिला, और चावल खाने का मौका मिला। बस इसके अलावा तो और लंच में और कुछ नहीं था। और कई दिनों तक रोटी नहीं खाई। तो कल जब यहाँ पहुंचे और रास्ते में एक पराठा खाने का अवसर मिला तो बहुत आनंद आया, क्योंकि अ, ये हमारे आदत का हिस्सा है। तो लेकिन वहां पर भी आदत मुझे लग रहा था कि अब हो गई है, कि अब तो रोटी खाने की भी आवश्यकता नहीं है। चावल और टोफू और मशरूम खा करके ही जिंदगी अपनी अच्छी तरह से बीत रही है। तो बहुत अच्छी तरीके से लोगों के, अच्छा हर एक चीज में, चाहे वो सब्जी भी थी उस पर भी जो सॉस डाल दिया, वो ऑयस्टर ऑयस्टर मतलब जो झींगा होता है उसका सॉस डाल रखा था। खाने में वैरायटी बहुत कुछ है, लेकिन सब में, हर एक चीज में नॉन वेजिटेरियन जरूर मिल गया, उसमें मिला हुआ था। तो इस तरह से यह यात्रा, और जब किसान के खेत में भी गए तो वहां पर भी जो हमें भोजन मिला वो सब नॉन वेजिटेरियन ही था, सब कुछ वो था। और वहां पर भी उन्होंने मशरूम उगा रखे थे, उगाने की तैयारी की थी। बल्कि जो दो किसानों के वहां हम लोग गए, दोनों के पास लगभग 2.5 एकड़ जमीन थी, लेकिन उन्होंने उसको पूर्ण रूप से जैविक, जिसमें फसल के किसी भी अवशेष को उन्होंने पूर्ण रूप से उपयोग करते हुए बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने अपना बना रखा था। साथ ही हर एक के वहाँ एक छोटा सा जंगल भी लोगों ने मेंटेन कर रखा था, जिसमें विभिन्न तरह के पेड़ थे। और तो मैंने पूछा इसका कि इसका ये जंगल किसके लिए है। तो उन्होंने बताया कि वहां पर वो मशरूम का उत्पादन करते हैं। तो मशरूम का उत्पादन करते हुए उस छोटे से जंगल में, मेरे ख्याल से करीब 500 स्क्वायर मीटर होगा के आसपास होगा, या किसी का 1000 स्क्वायर मीटर होगा। तो इस तरह का जंगल भी मेंटेन है। और बाकी सब तकनीक का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी के भी एक जगह से उन्होंने सोलर पंपिंग की व्यवस्था अपने वहां कर रखी थी। बाकी सारा पानी जो है उन्होंने अपना ड्रिप के माध्यम से कर रखा था। और हमारी तरह जैसा हम जीवामृत बनाते हैं या अन्य चीजें बनाते हैं, उसके बदले उनको उन्होंने, जो भी उनके वहाँ चीज होती है, जो भी वनस्पति होती है, वो सब चीज का, उसको जैसे 200 ड्रम के 100 लीटर के ड्रम में उसको सड़ा करके फिर उसका उपयोग अपने पानी में, जो भी पानी सिंचाई में उपयोग होता है उसके साथ उसको मिला करके करते हैं। कुल मिला करके हमारी तरह, लेकिन गोबर और गौमूत्र इत्यादि का उपयोग नहीं किया। लेकिन मैंने यह बताया उनको कि हम इस तरह से उपयोग करते हैं, और इस तरह से उपयोग करके हमें बहुत अच्छे आश्चर्यजनक इसके परिणाम मिलते हैं, और जैविक खेती में इसका बहुत अच्छा उपयोग होगा। तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि इन तकनीकों के बारे में, कि उनकी तकनीक क्या है और हमारी तकनीक क्या है, इसके बारे में हम ऑनलाइन बातचीत करते हुए एक दूसरे को समझने का प्रयास करेंगे। और इस माध्यम से शायद हम अन्य देशों में हमारी जो पुरातन हमारी जो संस्कृति है, और जैसा मैंने पहले भी बताया, जिसको कि हम भूल गए हैं, वो भी कुछ भूल गए हैं, हम भी कुछ भूल गए हैं, लेकिन हम साथ मिल करके इसको जोड़ने का एक प्रयास करेंगे। यही सोच मन में बार बार आई कि ऐसा अगर होगा तो कितना अच्छा रहेगा। और इस यात्रा में आप सब लोगों का, जब मैं यहाँ से जा रहा था तो आप सब लोगों ने भी अपनी शुभकामनाएं दी, अपना आशीर्वाद दिया। और मुझे वहाँ पर इन सब से मुझे बहुत ऊर्जा मिली। और ऊर्जा के साथ मिलकर के अपनी तरफ से जो भी हम योगदान कर सकते थे, लोगों के साथ मिल करके, बातचीत करके, उनसे सीख करके, समझ करके, और अपने बारे में बता करके, अपने कार्यक्रम के बारे में बता के, अपने देश के बारे में बता करके, इस तरह से उनको बताने का भी प्रयास किया। लोगों को, वहाँ के जो लोग हैं उनको, और बाकी देश के लोगों को भी बड़ी उत्सुकता है। और उत्सुकता इसलिए भी है क्योंकि उनकी बहुत ही कम आबादी उनकी है। जैसे लाओस के मेरे साथी मिले तो उनकी कुल आबादी लगभग 2 करोड़ है। मैंने कहा इतनी आबादी तो हमारी दिल्ली से भी कम है, आपकी आबादी जितनी बड़ी आपकी। इस तरह से कंबोडिया, जहाँ पर कि हमारा विश्व का सबसे बड़ा
विष्णु मंदिर है अंकोर वार्ड में, तो वहाँ के साथी से भी मिले। उनकी भी बड़ी इच्छा है कि हम लोग इस तरह से आकर के और मिल करके और बातचीत करें और लोगों को देखें कि हम किस प्रकार से एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो ये कई देशों के साथियों के साथ मिलके, इसके अलावा श्रीलंका से भी एक महिला थी। ज्यादातर लोग यूनिवर्सिटी के थे, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के थे। केवल बर्मा से एक व्यक्ति थे जो कि एक प्राइवेट एजेंसी से थे। बाकी सब लोग जितने भी थे अलग अलग विश्वविद्यालय के, सरकारी विभाग के, अन्य संस्थाओं के थे। और वो सब खेती के ऊपर और विशेषकर अब जैविक खेती के ऊपर काम करने लग रहे हैं धीरे धीरे। और इसके अनुभव हमारे लिए बहुत सार्थक भी हैं और आशा है कि हम इस तरह से मिलते हुए आगे कार्य करेंगे। जो हम 9 तारीख का कार्यक्रम है, मैंने उनको बताया भी कि हम 525वां दिन मनाने वाले हैं और उसको हम कार्यक्रम को लाइव करेंगे, आपको हम लिंक भेजेंगे। अगर संभव हुआ तो वो भी हमारे इस कार्यक्रम को ऑनलाइन जुड़ते हुए कम से कम देख तो सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ऑनलाइन जुड़ेंगे और कुछ बोलना चाहेंगे तो उनको भी समय देने का प्रयास करेंगे। तो यह कार्रवाई हमारी रही। और इसके अलावा फिलीपींस और चाइना के भी प्रतिनिधि वहां पर रहे। खैर वो एक आध दिन के लिए रहे, फिर उसके बाद चले गए। लेकिन बाकी सब लोग निरंतर हम लोग इस कार्यक्रम में जुड़ते हुए यहाँ पर बड़ी अच्छी मेमोरीज भी लेकर के आए हैं और आप सब लोग का आशीर्वाद भी था। तो मुझे बस आज इतना ही कहना है और आशा है कि हम अपने इस योगाहार कार्यक्रम में जो हम तैयारी कर रहे हैं, हमने बीच में बातचीत भी की है अपनी टीम के साथ शाम को जब भी मौका मिला है, और हम लोग धीरे धीरे उस तरफ बढ़ रहे हैं। आशा है कि हम यह कार्य को और अच्छा करते हुए, अपनी गुणवत्ता बनाए रखते हुए और कार्यक्रम को विस्तारीकरण के ऊपर जो थोड़ा सा हम शुरुआत करने का प्रयास कर रहे हैं उसमें हम सफल होंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी का दिन शुभ। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय पवन सर जी। आपने जैसा कि विदेश से लौट कर के आए हैं आप सकुशलता से, और अपने स्वास्थ्य जैसा हम सब की दुआएं थी और मांगे थी फिर उसे कि आप, क्योंकि वातावरण विपरीत होता है, वातावरण विपरीत रहा, भोजन भी विपरीत रहा और माहौल भी, भाषा भी, सारी चीज़ों पर, परंतु आप के साथ भारतीय आपने परंपरा के अनुसार आपने अपना भारत का प्रस्तुतिकरण किया और अपनी जैविक खेती का और हमारे देने के उघाड़ कार्यक्रम का जो वहाँ प्रेजेंटेशन किया, उसके लिए सभी भाई बहनों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई और आभार। और आप पुनः वापस आ गए। हम लोगों को सूना सूना भी लग रहा था, परंतु आप बीच में संवाद करते रहते थे, चिंता करते रहते थे और मीटिंग भी करते रहे वहाँ से आप, तो ऐसा ज़्यादा अनुभव नहीं हुआ। परंतु ये पता था कि आप विदेश में हैं, इसलिए हम लोगों को सूना सूना लगता था। 2-3 दिन से प्रतीक्षा थी कि कल सर पवन सर आने वाले हैं, आप आ गए हैं। अब ये कार्यक्रम हम आज चर्चा करेंगे इस पर। और आप सदन में मैं आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी अगर अपना कुछ बात रखना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित हैं। दिनेश जी तक आवाज़ नहीं पहुंच रही है। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी सदन में उपस्थित हैं, तो सादर आमंत्रित हैं, अपनी बात रखना धन्यवाद चाहते हैं। मुरलीराज जी। धन्यवाद मुरलीराज जी। हाँ, आज की जो कक्षा रही बहुत अच्छी रही। योग शिक्षक जी ने जो मतलब प्रेरणादायक उन्होंने दिग्दर्शन किया और हमारे मुख्य अतिथि जो थे उन्होंने भी अपने अनुभव जो कथन किया वो निश्चित रूप से सराहनीय रहा। और सबसे अहम बात तो पवन जी की योगाहार में आवाज और वहाँ का जो वर्णन उन्होंने बताया, इससे तो निश्चित रूप से उनके वक्तव्य से ऐसा लगा चलो हम भी थाईलैंड की सैरी कर रहे हैं, वहाँ के बैंकॉक में भी कर रहे हैं और वहाँ के ग्रामीण किसानों के पास भी जा रहे हैं। इस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया ताकि निश्चित रूप से, और वो एक अच्छी शुरुआत भी उन्होंने बताई कि भाई भविष्य में भी किसान लोग एक दूसरे में या किसानों के प्रति काम करने वाले जो साथी है वो एक दूसरे में एक्सचेंज कर सकते हैं और किसानों की भलाई के लिए काम कर सकते हैं। यह बहुत आशादायी किरण है। भले ही भाषा आदि की जो व्यवस्थाएं है उसमें निश्चित रूप से सुधार लाया जा सकता है। सर जो बोल रहे थे कि योगा अंग्रेजी में देने की जो बात रही, तो इमीडिएटली मेरे मन में जो संकल्पना आई वो मैं बोल देता हूँ
कि महाराष्ट्र में एक ड्रामा था जो शिवाजी का, तो उसकी जो कमेंट्री थी वो अंग्रेजी में, वो यानी मराठी में डब की गई थी, और डब करने के बाद में वो प्रस्तुतिकरण होता था, उसके कई यानी प्रयोग हुए, और जो कार्यकर्ता थे, वक्ता थे, वो सिर्फ एक्शंस करते थे और पूरी कमेंट्री जो चलती थी वो डबिंग में चलती थी उसका एक। तो इसी तरह से यदि हम अंग्रेजी में योगा देने के लिए उसको डब यदि कर ले और उसकी कैसेट जैसा बना ले, और डेमो देने वाला वक्ता, फिर तो डेमो देने वाला साथी दूसरा भी, महिला भी हो सकती, पुरुष भी हो सकता है, और तो इस तरह से उसको मल्टीप्लाई आसानी से किया जा सकता है। वो इमीडिएट मेरे मन में आया, तो भविष्य में मैं बात करूंगा सर से और इसको कैसे किया जा सकता है, लेकिन ये मैं सदन के सामने रखना चाहता था। दूसरी बात की भी, ये जो नर्मदापुरम के बारे में जो चर्चाएं चल रही है, तो बहुत सारी उस पर चर्चा हुई है। अभी सर से हम बात अलग से भी करेंगे, आज मीटिंग में भी करेंगे। मैं यहाँ पे इस मंच से जो मेरे अन्य साथियों को बोलना चाहता हूँ कि जो कामों में मदद होनी चाहिए, तो वो है एक तो हमारे जो रेगुलर कार्यकर्ता है, क्योंकि 7 तारीख का 8 तारीख का जो प्रोग्राम है हमारे नियमित साथियों के लिए है। अब नियमित साथियों की जितनी लिस्ट यानी मुन्नीलाल जी को पता थी, पवन जी को या औरों को जो पता थी वो तो है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि भी हर राज्य के कुछ ना कुछ प्रतिनिधि रोज जुड़ते हैं, उनको अपने अपने राज्यों के बारे में स्थिति पता है। तो जो नियमित साथी है उनको लिंक भेजने का मतलब कष्ट करे। हालांकि वो आते हैं नहीं आते हैं, उनका आने के बाद में क्या परिस्थिति बन सकती है, वहां पे क्या व्यवस्था है, कितने लोगों को आना है, वो अलग चीज है। लेकिन जो नियमित साथी है, अपने अपने राज्यों के जो साथी है, उनको लिंक भेजने का, और वो उनका क्या होता है आने के बारे में वो सूचना यानी मुन्नीलाल जी को देने का कष्ट करे, नंबर 1। दूसरी चीज है कि ये 9 तारीख का मुख्यतः जो सेशन होने वाला है, यानी भोजन के पहले वाला सेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, कि जिसमें वक्ता किसान रहेंगे और सुनने वाले फिर उसमें मंत्री हो सकते हैं या प्रशासन के लोग हो सकते हैं, बाकी भी अन्य जो लोग हैं योगाहार से जुड़े हुए या और भी जो आमंत्रित है वो। लेकिन मुख्य वक्ता रहने वाले हैं वहां पे हमारे अनुभवी किसान, जिन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग किया है, जैविक खेती की है, और जैविक खेती के अनुभव वहां पे दर्शाने वाले हैं। तो निश्चित रूप से अब योगाहार के माध्यम से जितने भी वक्ता यहाँ पे आए हैं और उन्होंने अनुभव कथन किया है, समझो एक टेंटेटिवली 500 है, लेकिन 500 में से 100 के तो अनुभव कथन बहुत अच्छे हैं। तो निश्चित रूप से इन विषयों पर कि जहाँ पे जमीन का सुधार कैसा किया जाए, बीजों के प्रति सुधार कैसा होता है, जैविक खाद्य के बारे में कैसा होता है, जैविक कीड़ नियंत्रण और खरपतवार नियंत्रण कैसा होता है, और जैविक चीजों का मार्केटिंग कैसा हो जाता है, ये 5-6 जो बिंदु है, ये 5-6 बिंदुओं के बारे में जिन्होंने अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं और जिनका अनुभव है, ऐसे अनुभव की किसानों के नाम और उनसे संपर्क करना, और उनकी जो सूची है वो मुन्नीलाल जी की तरफ भेजना। उनका नाम है, जो मोबाइल नंबर है और स्थान है, और किस विषय का वो मतलब एक्सपर्टाइज है, जिन्होंने अपने योगाहार में काम मैंने ये अनुभव कथन किया है। तो ऐसे नामों की सूची यदि रही तो निश्चित रूप से उसमें से कुछ लोगों को बुलाना, वो आते हैं नहीं आते हैं उसका चयन करना, और ये 2 तारीख का, ये 9 तारीख का जो 2 घंटे का कार्यक्रम है, उसमें किस तरह से फिर उसको समुचित करना, उसका सीक्वेंसिंग बनाना, उनके प्रेजेंटेशन है या वीडियो है, जो भी है करना, ये बहुत आसान हो जाएगा। तो यह इस मंच से मैं गुजारिश करता हूँ कि जो भी नियमित कार्यकर्ता है अपने योगाहार से जुड़े हुए, और ऐसे मुख्य अतिथियों के ये जो 4-5 बिंदु पे कथन है, तो ऐसे लोगों से संपर्क करके वो सूची भी यदि आप मुन्नीलाल जी के पास में भेजते हो, तो निश्चित रूप से योगाहार का कार्यक्रम अपना 9 तारीख का 2 घंटे वाला जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम करने में सुविधा हो जाएंगी। साथ ही तीसरा बिंदु है कि अपन पोस्टर एग्जीबिशन जो लगाने वाले हैं, तो वो एग्जीबिशन लगाने के लिए भी इन्हीं वक्ताओं में से या इनसे जुड़े हुए जो कार्यकर्ता है, ऐसे लोग जो है कौन यानी एग्जीबिशन लाने वाला है, काय के बारे में है, क्योंकि ये बिंदु इतने ही 5-6 है कि जमीन सुधारना से लेकर बीज सुधारना,
जैविक मतलब खाद सुधारना रहे, खाद के जैविक खाद रहेगा, जैविक कीट नियंत्रण रहेगा, खरपतवार नियंत्रण रहेंगे और जैविक मार्केटिंग रहेगा, चीजों का मार्केटिंग रहेगा। यही 5-6 बिंदु, ये 5-6 बिंदु से जुड़े हुए अगर पोस्टर्स आते हैं, एग्जिबिट्स आते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं या कुछ डेमोन्स्ट्रेशन आते हैं, तो इसके बारे में भी जानकारी कौन या किसको बुलाया जाए, क्या कहा जाए, इसके भी नामों की सूची यदि आप मुन्नी लाल जी को उनका नाम और साथ ही उनका फोन नंबर, उनका स्थान, कौन से स्टेट से आते हैं और किस विषय से रिलेटेड है, ये यदि आप भेजते हो तो अच्छे तरह से अपने को प्रदर्शनी में भी आयोजन करने में सुविधा होगी। ये 2-3 बिंदु है जिसके बारे में मैं इस सदन को सूचित करना चाहता था और अपेक्षा करना चाहता था। इसी के साथ मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। आप निश्चित है इस हर काम को जिम्मेवारी से अपने लेते हैं और आपने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है। जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर आपने सुझाव दिया है और सदन ने सुना ही है। आपने बताया है कि हमें जो रेगुलर कार्यकर्ता हैं उनको सूचना दे करके उनको आमंत्रण देना है, उनसे लिंक भरवाना है। आदरणीय पवन सर ने यही बोला था कि आप लिंक भरवाएं, फिर हमारा जो है हम तय करेंगे कि किन को 7 तारीख को कौन कौन आ सकता है और 9 तारीख को कौन आ रहा है। सेमिनार के जो प्रथम सत्र में हमारा वही महत्व है। जैसे कल डीआईजी साहब हैं सागर होशंगाबाद संभाग के, उन्होंने कहा हम आम कार्यकर्ता की जगह हम श्रोता की उसमें बैठेंगे और हम किसानों को सुनेंगे। तो ऐसे कई जैसे डीडीए साहब ने कहा, कई लोगों ने कहा कि किसानों को हम सुनना चाहते हैं। जो आदरणीय डॉक्टर साहब ने कहा है कि पहला सेशन जो 2 घंटे का होगा वो किसानों का होगा, अन्य सभी आगंतुक सुनेंगे उसको। तो इस पर हम सभी ध्यान दें कि कौन कौन किसान क्या बोलेगा, कब बोलेगा, कितना बोलेगा, ये सब बिल्कुल फाइनल कर लें। ये पूरी टीम जो अपनी है पीओआरआई की, उसको इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और अपने स्वतः ही अपने संवाद करना चाहिए, सोच करके हाँ यार ये व्यक्ति, ये किसान ठीक है, ये किसान ठीक है, और उसको संवाद करके सदन में प्रस्तुत करना चाहिए, मीटिंग में बताना चाहिए ताकि फाइनल करें। ये आपने महत्वपूर्ण सुझाव दिया है। और भी आदरणीय दिनेश सेमवाल जी उपस्थित हैं, मैं उनको भी सादर आमंत्रित करता हूं। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो आप सादर आमंत्रित हैं। हाँ जी, जी प्रणाम सर। इस चर्चा के साथ ही मैं ये जोड़ना चाहूँगा कि जैसे कल भी चर्चा हो रही थी, साबले जी बता रहे थे कि चिंतला जी हमसे जुड़ने वाले हैं। तो आज एक तो हम चिंतला जी से फ़ोन कर देंगे और 2-3 ऐसे जो प्रेरक किसान हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा उत्पादन किया है, तो एक बार मैं उनसे पूछ करके ये बता सकूँगा कि वो अपना टिकट, मैंने वैसे बात तो करी है, लेकिन कोई टिकट वो कंफर्म कर लें और एकदम कंफर्म कर लें कि वो 9 तारीख को पहुँच रहे हैं या एक दिन पहले जब भी पहुँच रहे हैं। 8 के शाम को या 9 सुबह पहुँच रहे हैं। तो एक बार उनसे ये चर्चा करके, ताकि उनका जो उत्पादन तकनीक भी है काफ़ी अच्छी है और वो हमारी चर्चा में वहाँ पे शामिल हो सकें। दूसरा ये कि जो हमारी जो लिस्ट है, सभी जो आगंतुकों की लिस्ट है, तो आज मैं एक बार जैसे अक्षय जी और साबले जी से निवेदन करूँगा दिन में कि उनका जो नाम और फ़ोन नंबर हम अ, लें, तो उनसे भी हम चर्चा बढ़ाते रहें, करते रहें कि अ, कौन किस आपकी आवाज़ कट रही है दिनेश जी, थोड़ा सा इधर उधर हो जाए तो थोड़ा सा आप जगह चेंज कर दें। समय आने वाला है और साथ में किन किसानों को वो लाने वाले हैं, प्रेषक हो जाएँगे। जी, हाँ, जी सर। सर मुझे 1 मिनट का मौका दीजिएगा, थोड़ा बारिश हो रही है।
हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? ये आ रही है? नहीं आ रही है, नहीं आ रही। बोले तब तो आएगी। अरे दिनेश जी बोलिए। नहीं आ रही है बिल्कुल। राइट, जी वर्मा जी के साथ है। हाँ हाँ सर, अब आवाज अब आ रही है। जी सर, जी 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 हाँ तो चलिए दिनेश जी, आवाज अभी नहीं आ रही है साफ। अपन इसको बाद में, अभी जब नेटवर्क में आ जाएंगे तब बात करेंगे, क्योंकि बात अधूरी रह जाएगी। और आज का कार्यक्रम लगभग 8 बज गए हैं, और इस कार्यक्रम को अभी अपन हम यहाँ विराम देते हैं, और इस पर फिर अपन चर्चा करते हैं। आदरणीय पवन जी वापस आ गए हैं, तो उनके मार्गदर्शन में हम चर्चा करते हैं। और मैं आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। जी ओम। सदन को नमन। आज की योग कक्षा बहुत अच्छी रही। जो हमारे मुख्य अतिथि थे, उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो जुड़ नहीं सके, परंतु हमारे अन्य जो दूसरे मुख्य अतिथि आए, उन्होंने भी बहुत अच्छी जानकारी दी। आज आदरणीय पवन सर ने हमको बिल्कुल लाइव कर दिया कि हम जैसे बैंकॉक में ही हैं, और उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। और हमको ये प्रेरणा मिलती है कि हम जो हमने अपने एक दूरियां बनाई है, कि भाई हम यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो इसके माध्यम से जब हम विदेश में जुड़ सकते हैं, तो अपने देश में तो हम सब जगह जुड़ ही रहे हैं, और भी दूसरे तरह से भी और लोगों को, जैसे सामाजिक रूप से भी बहुत तरह की भिन्नता है, भाषा की भिन्नता है, बोली की भिन्नता है, तो इनसे भी हम इसी माध्यम से जुड़ते हैं। ऐसी हमें प्रेरणा मिलती है, हमें उत्साह मिलता है। निश्चित रूप से एक जब हम उस दिन जब बैठे थे और वहां पर जब ये प्रस्तुतिकरण हो रहा था, तो अब भी जहां भी हम जाते हैं देखते हैं कि भाई हम बताते हैं, देखो बैंकॉक में हमारे दो साथियों ने इस तरह से बोला है, तो लोगों को एक नई प्रेरणा मिलती है, नया उत्साह होता है। ये बहुत अच्छी बात हुई है। आज उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा नमन। साथ में आदरणीय श्री पवन सर जी, आदरणीय यादव जी, और राजश्री कुशवाहा जी, भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, भूपेंद्र शास्त्री जी, बिंदेश्वरी तिवारी जी, बने सिंह जी, डीडी शर्मा जी, डॉक्टर किशोर दुबे जी, तुलीचंद जी, गोपाल शाबू जी, कृष्ण कुमार जी, कृष्णानंद जी, कुमार बबन सिंह जी, नीलकंठ सांवले जी, में निर्मला जोशी जी, ओनकर जी, प्रभाकर थापियाल जी, प्रमोद दुबे जी, पुण्यकाम जी, रघुवीर रावत जी, रजत चौधरी जी, शरद वर्मा जी, सुरेश उदय जी, ठाकुर दास जी, उमा शंकर जी, योगाहार ARC, ये सबको बहुत बहुत अभिनंदन, सबका नमन। ओम। धन्यवाद आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी, आपका भी आभार। और कल दैनिक उघाड़ कार्यक्रम में 5:30 बजे मिलेंगे, परंतु कॉल एक दूसरे को अभी करेंगे, आपस में हम चर्चा करेंगे, और दैनिक उघाड़ कार्यक्रम का जो तैयारी है उसमें हम सब लग जाएं। और जो भाई मोहन से जिनका लिंक नहीं भरी है वो लिंक भरें, आगे चर्चा करते हैं। अब रूप सिंह जी अभी आए हैं, तो रूप सिंह जी का स्वागत है। सुरेश जी। जी ओम। जी आदरणीय शरद भैया, अभी मैं फ़ोन लगा रहा हूँ आपको इससे, ठीक है? आज बंद था फ़ोन सुबह से। बंद था सुबह से, कल वो डिस्चार्ज हो गया था, तो हमें लग रहा था ध्यान डिस्चार्ज हो गया था, सुबह चालू किया। मैं समझ गया था कि आपने डिस्चार्ज हो गया और जाके बस सो गए फिर। अरे वो चलिए, अलार्म भी नहीं बजा है। हाँ चलिए, अब हम आते हैं, अलार्म बजाते हैं, देखो। जी जी। ठीक है सर, ओम। जी सदन में सभी को ओम। हाँ, इतनी देर में बोली बहन जी आप। आज आपको संवाद करना है रंजना बहन जी।
जी कल बात हुई थी मीटिंग में, अभी मैं फ़ोन लगा रहा आपको, बात करता हूँ, ठीक है? जी जी दुबे चलिए सरकार जी, जी कुछ नहीं बात करता हूँ मैं, ठीक है? ओम।